अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ। तो जनाब, ज़िंदगी में खुश होने का किसका दिल नहीं करता। हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहें, लेकिन होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे होते हैं कि हमें शायद कोई सिचुएशन खुश करेगी, शायद कोई दूसरा बंदा आके हमें खुश कर रहा होगा, हमें फ़लाँ किस्म की नौकरी या करियर मिलेगा तब हम खुश होंगे। पूरी ज़िंदगी हम अपनी खुशी के लिए बाहर की चीज़ों पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर जो है वो इन्हिसार कर रहे होते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि हम अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है वो भी ख़राब कर रहे होते हैं और हम आगे के आगे देख ही चले जा रहे होते हैं। सो ज़िंदगी में अगर आपने खुश रहना है ना, तो अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बाहर का कोई बंदा आकर, कोई नौकरी, कोई सिचुएशन, कुछ भी आपको तब तक खुश नहीं कर सकता जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे। सो ज़िंदगी में अगर आपने खुश रहना है, सो इसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, और इसके साथ साथ खुद लेने के साथ साथ पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग्स में स्प्रेड करें। ऑटोमेटिकली जब इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, खुद को जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करता है, जो चीज़ें इंसान को प्लेयर देती हैं वो काम करता है, तो इंसान खुद खुश रहता है। और जो इंसान दूसरों पर डिपेंडेंट कम होता है, वो भले खुशी के लिए हो या किसी और मकसद के लिए, सो वो ज़्यादा मुतमईन रहता है। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मामले में, भले वो खुशी ही हो, खुद लेना सीखें। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और लाहौर का मौसम अभी राइट नाउ इज़ 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और आज बारिश की भी प्रिडिक्शन है। और बारिश के प्रिडिक्शन के साथ साथ 2 अगस्त से टिल 8 अगस्त तक बारिशों का जो अच्छा वाला सिस्टम है, मूनसून का जो अगला स्पेल है वो स्टार्ट होगा, और इस दौरान हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट की जा रही है पूरे पंजाब में, और पूरे पाकिस्तान में कई मकामात ऐसे हैं। लेकिन आज अगर हम लाहौर की बात करें तो आज लाहौर में भी बारिश की प्रिडिक्शन है। वेदर के हवाले से जनाब ये है अपडेट। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहली हमारे पास टॉप स्टोरी ये है कि अगस्त के महीने में 2 सुपर मून होंगे। सुपर मून मतलब जब जो चाँद है वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब होता है और चाँद बहुत बड़ा और बहुत वाज़े तौर पर दिखाई देता है। एक सुपर मून आज है, और आज आप देख सकते हैं 1 अगस्त मंगल है, पहला सुपर मून तो आज है। अगला इस महीने में जो सुपर मून है वो 30 अगस्त को होगा। अच्छा, जो 1 अगस्त को चाँद ज़मीन से सिर्फ 3,57,530 किलोमीटर के फासले पर होगा, और चाँद जो है वो आम रूटीन से ज़्यादा बड़ा और वाज़ेह तौर पर दिखाई देगा। विजिबिलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी। ना सिर्फ ये, जो 30 अगस्त को आएगा वो और चाँद जो है वो ज़मीन के करीब आएगा, और इस दिन चाँद और ज़मीन के दरमियान का जो फासला है सिर्फ 3,57,344 किलोमीटर ही होगा। इससे पहले 2018 में सुपर मून देखा गया। इस साल हमने देखा कि जुलाई के महीने में भी सुपर मून हुआ, और इस साल का जो आखिरी सुपर मून है वो सितंबर 2023 में देखा जाएगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो अगला सुपर मून है वो 2037 में होगा, बड़े सालों बाद आना है। सो बहरहाल ये हमारे पास अपडेट थी। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। और पूरी दुनिया में, भले वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क से किसी जोड़े का ताल्लुक़ हो, सबका दिल करता है जब उनकी शादी हो ना, तो वो ऐसे मुनफरिद अंदाज में हो कि बस उससे पहले तो किसी ने उस अंदाज में शादी की ही ना हो, और सब लोगों को जो है वो शादी याद रहे। सो जनाब, ये जो कपल अभी आप देख रहे हैं, इन्होंने अनोखा अंदाज अपनाया और स्काई डाइविंग की, और ख़ुद नहीं की बल्कि मतलब ख़ुद तो की ही, लेकिन अपने साथ जितने भी बाराती थे, मेहमान थे, उनको भी स्काई डाइविंग करवाई, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। ये दिलचस्प मनाज़र अभी हम आपके साथ टेलीविज़न स्क्रीन पर भी शेयर करें। मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में कभी किसी ने ऐसा कोई काम किया होगा। ये पहला कपल था जिसने अपनी शादी को और मुनफरिद बनाने के लिए ये वाला इक़दाम जो था वो उठाया। अच्छा जी, तीसरी टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे, और जनाब पाकिस्तान में मैक्सिको की एक 49 ईयर्स की खातून है जो कि 18 साला पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान पहुंच गई। बोनेर से इस लड़के का ताल्लुक़ है जिसका नाम एजाज़ अली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने अभी अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए हैं, और ये जनाब इस खातून की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया,
और सच अ ह्यूज 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 एज डिफरेंस, बट किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इस तरह की ना स्टोरीज़ पूरी दुनिया से भी सुनते हैं, पाकिस्तान में भी सुनते हैं कि फ़लाँ मुल्क की खातून बड़ी उम्र थी और मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर लड़के की पाकिस्तान पहुंच गई। मेरा दिल करता है कि कभी इन स्टोरीज़ का अंजाम भी पता चले कि कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज़ जो हैं, कितनी सक्सेसफुल शादियाँ जो हैं वो रहती हैं। एनी हाउ, इसके साथ साथ मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आखिरी टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे और जनाब मार्क ज़ुकरबर्ग की नई ऐप थ्रेड्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा हमने आपके साथ शेयर किया था, इसको लॉन्च किया गया था 5 जुलाई को, जिसके बाद 10 करोड़ सारिफीन ने खुद को थ्रेड्स पर रजिस्टर करवाया था। और इनका टारगेट यही है कि जो ट्विटर विच इज़ नाउ एक्स, विच इज़ नाउ कॉल्ड एक्स, इसकी तमाम ऑडियंस जो है उसको ग्रैब किया जाए। सो अब हुआ क्या है कि एकदम डिक्लाइन आया और जो सारिफीन की तादाद है वो तकरीबन 4 करोड़ जो है वो रह चुकी है। और इसके साथ साथ 50% तक कमी आई है, जस्ट फॉर द रीज़न, मैंने ख़ुद भी इस पर अकाउंट बनाया है कि इतनी फ्रेंडली नहीं है, बहुत से फीचर्स इसमें से मिसिंग है। फिर वो जो एक ब्लैक स्क्रीन और उस पर आप देख रहे होते हैं वो आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा बोझ लग रही होती है। फिर एक होता है कि आपको पता लग रहा हो कि अभी आपके फॉलोअर्स कितने हैं, कितने लोगों को आपने फॉलो किया है, कितने रिप्लाईज आए हैं। सो अभी राइट नाउ इट्स नॉट यूज़र फ्रेंडली, जिसके फीचर्स पर अब ऑब्वियसली ये कंपनी जो है काम करेगी, लेकिन इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। 50% तक डिक्लाइन जो है इनके यूजर्स में आया है। तो ये भी थी जनाब एक अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे आज की हाईलाइट्स के साथ, सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हमने बात करनी है परमानेंट मेकअप और रेगुलर मेकअप, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, स्किन पर असरात क्या है, कितना फ़ायदेमंद होता है, इसको डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। वालिदैन के एहतराम का आलमी दिन हर साल 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। दिन को मनाने का मकसद, इसको भी हाईलाइट करेंगे। फिर हमने बात करनी है पंजाब के सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन के लिए सेहत कार्ड अब मुफ्त नहीं रहा, वजूहात क्या हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में फर्नीचर इंडस्ट्री में क्या नए ट्रेंड्स इन हो रहे हैं, इसको भी आपके सामने रखेंगे। सो जनाब, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हमने बात करनी है परमानेंट मेकअप वर्सेस रेगुलर मेकअप। रेगुलर मेकअप तो वो जो हम सब करते हैं, कहीं आते जाते कोई ना कोई ओकेजन हुआ या अपनी जॉब पर जाने से पहले जो हम थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं विद द यूज़ ऑफ फाउंडेशन, ऊपर अपने पाउडर लगा लिया, लिपस्टिक्स एट्सेट्रा। डिफरेंट, हर कोई जो है वो प्रोडक्ट्स डिफरेंट यूज़ कर रहा होता है और अंदाज मुख्तलिफ होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द रेगुलर मेकअप। अच्छा, जब हम आते हैं परमानेंट मेकअप की तरफ, सो बेसिकली ये एक ऐसा मेकअप है जो पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें तो इसका रिवाज, ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत से लोग परमानेंट मेकअप करवाते हैं। इसमें आपकी आईब्रोज़ की माइक्रो ब्लीडिंग होती है और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लोग जो हैं वो परमानेंट मेकअप, यहाँ परमानेंट चीक्स पर जो है वो अपने ब्लश ऑन वगैरह लगवा लेते हैं, या इसके साथ साथ लिप टिंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, बहुत से मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि खूबसूरत दिखने के लिए, या अगर उन्होंने कहीं जाना है और उनको हैसल ना करनी पड़े, इतनी मेहनत ना करनी पड़े, वो लोग करवाते हैं। बहुत से मैंने ऐसे लोग भी परमानेंट मेकअप करवाते हुए देखे हैं कि अगर उनकी स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम को छुपाने के लिए उनकी कोशिश ये होती है कि वो परमानेंट मेकअप करवाएं। अच्छा, अब परमानेंट मेकअप की जो लाइफ है वो 6 महीने होती है, वेरी करता है, 4 महीने होती है, 8 महीने, जितनी भी होती है। परमानेंट का मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा, इसके रीफिल्स आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करते, ऊपर एक मेकअप की लेयर जो है वो लगवा लेते हैं, जिसके अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो इसी को डिस्कस करने के लिए वी आर हैविंग इन आवर शो अमेरिकन सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर ताहिरा। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले, हाउ वुड यू डिफाइन परमानेंट मेकअप? जितना मुझे पता था मैंने तो अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन आप करें इन डेप्थ। परमानेंट मेकअप लिखने में, कहने में तो ये परमानेंट मेकअप है, लेकिन मैं आपको रोहमा बताऊं तो ये परमानेंट नहीं है, इट्स अ सेमी परमानेंट। लाइक एक कोई भी आप प्रोसीजर लेते हैं, उसमें अगर आप मेकअप की ही बात कर रहे हैं तो मेकअप का भी एक लास्टिंग टाइम पीरियड है। अगर हम इसको कहें कि ये सेमी परमानेंट है तो ये ठीक होगा, परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप ये कहें कि लॉन्गर टर्म के लिए 3 to 4 ईयर्स के लिए या 5 ईयर्स के लिए लास्ट करती है, ऐसा नहीं है। इवन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में भी ये वाले जितने भी प्रोसीजर्स हैं,
इसके लास्टिंग टाइम है, लेकिन ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। लाइक अगर हम माइक्रो ब्लेडिंग या माइक्रो पिगमेंटेशन की बात करें तो ये लास्ट करेगा 2 to 3 ईयर्स। इसी तरह से लिप टिंटिंग है तो ये लास्ट करता है 6 months to 1 year। बट ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी स्किन टाइप पे। अगर आपकी स्किन सम टाइम ऑयली है तो उसके अकॉर्डिंग और रिजल्ट्स आएंगे। अगर पेशेंट एनीमिक है तो डेफिनेटली उसके भी रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में अगर फ़र्ज़ करें फार्मूला क्रीम्स कुछ जो है वो यूज़ करते हैं, उनमें भी मर्करी होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं, अगर वो आप यूज़ कर रहे होते हैं तो ये आपकी लास्टिंग टाइम पीरियड को जो है वो कम करता जाता है। तो इस वजह से ये कहना कि ये परमानेंट है तो ये परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये सेमी परमानेंट है, फॉर द टाइम बीइंग है। इसका लास्टिंग टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लिप टिंटिंग का और हो सकता है, आईलाइनर का और हो सकता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन परमानेंट मेकअप दैट पीपल मोस्टली गेट? या आपके पास आते हैं तो वो ख़वातीन की डिमांड होती है कि हमें ये वाला परमानेंट मेकअप कर। देखिए हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर मैं बात करूं जो ब्यूटी कॉन्शियस हैं लोग, वो एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ डिजीज़ पेशेंट्स हैं जिनकी अगर लाइक हम एग्जांपल मैं आपको दूं एलोपेशिया का, जिसको हम आम ज़बान में बाल झड़ की बीमारी कहते हैं, जब वो वाले पेशेंट्स आते हैं उनको फिर हम किसी और कैटेगरी में किसी और तरीके से डील करते हैं। क्योंकि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती है उनकी कंसल्टेशन। जब हम कर रहे होते हैं उनको हमने ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं कि ये आप परमानेंट मेकअप करवा रहे हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये कितना लास्ट कर सकता है, कितनी अरसे तक आप इन चीज़ों के साथ जो है वो अपनी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। इसी तरह से जो कैंसर पेशेंट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब उनकी कीमोज़ वगैरह हो रही होती हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर भी आफ्टर प्रोसीजर भी उनके क्या होते हैं कि आपके सारे जो है वो स्कैल्प के जो है वो बाल वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक उनके ख़त्म हो जाते हैं, आईब्रोज इवन आई लैशेज़ वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो हम उन पेशेंट्स को भी, वैसे तो कीमोज़ के बाद 80% चांसेस होते हैं कि आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, जो सर्वाइव कर चुके होते हैं उनकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बाल वगैरह आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि उनके नहीं आ पाते। उन सब पेशेंट्स के लिए माइक्रो पिगमेंटेशन या सेमी परमानेंट मेकअप जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जब आप माइक्रो पिगमेंटेशन की बात कर रही हैं, जब माइक्रो ब्लेडिंग की बात करते हैं तो बेसिकली ये आईब्रोज के लिए होता है कि आईब्रोज आपकी थिक हों, प्रोमिनेंट हों और ऐसे लगे कि आपने आईब्रोज बनाई हुई हैं। सो ये आपने कहा कि ये 2 से 3 साल तक इसका रहता है, अरसा इसका ये होता है। अच्छा, जब हम आ जाते हैं माइक्रो पिगमेंटेशन पर तो इसमें क्या होता है, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन। डिफरेंट इसकी जो है वो टाइप्स हैं। लाइक अगर माइक्रो पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें आपकी माइक्रो ब्लेडिंग आती है, ये डिफाइन कर रहा होता है। लाइक कुछ आप मैनुअली कर रहे होते हैं, कुछ आप जो है वो मशीन्स के ज़रिए परफॉर्म कर रहे होते हैं परमानेंट मेकअप को, तो उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को जो है। लेकिन माइक्रो पिगमेंटेशन में होता क्या है? जैसे हमने इसकी बात की ना, माइक्रो ब्लेडिंग, माइक्रो पिगमेंटेशन में बेसिकली पिगमेंट होता है जो हम आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं। चाहे अगर फ़र्ज़ करें कि हम माइक्रो ब्लेडिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है वो आप ही के जो है वो कुछ लाइक आई बॉल है, आपका जो है वो आईब्रोज़ के कलर्स हैं, उनके साथ टिंट होते हैं, वो डिफरेंट टिंट्स को जो है वो हम मिक्सचर करके तो आपके जो है आईब्रोज़ में वो फिलअप कर रहे होते हैं, पिगमेंट को फिलअप कर रहे होते हैं। वो थ्रू ब्लेड्स भी कर रहे हैं और थ्रू नीडल्स भी कर रहे हैं। ठीक है। इसको हम फिर आगे जो है वो आप स्कैल्प के लिए चले जाएंगे तो वो स्कैल्प पिगमेंटेशन हो जाएगी, माइक्रो ब्लेडिंग है। आईब्रोज़ के लिए करेंगे तो उसको माइक्रो पिगमेंटेशन या माइक्रो ब्लेडिंग कहेंगे। उसमें फिर जो है मशीन के ज़रिए आप करेंगे, टैटू लाइक करेंगे तो इट्स कॉल्ड माइक्रो पिगमेंटेशन। मैनुअली स्ट्रोक्स, नेचुरल स्ट्रोक्स देंगे तो इट्स कॉल्ड माइक्रो ब्लेडिंग। अच्छा, ये क्या होता है? मतलब जो बहुत से लोग जो हैं वो अपना स्किन के ऊपर फाउंडेशन लगवा लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड आई गेस बीबी ग्लो, यही होता है? ये भी एक अवेयरनेस की बात, मतलब लाइक अभी हम इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एजुकेट कर रहे हैं। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको ये कंसेप्ट नहीं होता या उनमें इतनी, अब वैसे तो सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को वो अवेयरनेस कर दी है, लेकिन फिर भी उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि शायद ये बेस है। जैसे आप फाउंडेशंस या वो मेकअप में यूज़ करते हैं तो वो उसके साथ जो है उसको को रिलेट कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो बेसिकली टिंट ही है। जैसे हम लिप टिंटिंग के लिए डिफरेंट शेड्स यूज़ करते हैं, सेम लाइक ऐसे ही आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, आपके कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ टिंट्स हैं जो हम आपके स्किन के अंदर थ्रू नीडल्स जो है वो एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। वो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर तक रहता है, वो डीप नहीं जा सकता। जब तक कोई चीज़ डीप नहीं जाएगी वो परमानेंट नहीं हो सकती है। हम क्यों कहते हैं कि ये सब सेमी परमानेंट है? क्योंकि इसका एक एब्जॉर्प्शन का जो है एक लेवल है कि इस हद तक ये एब्जॉर्ब हो सकती है, इससे आगे ये डीप नहीं जा सकती। लेकिन वो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ फाउंडेशन। एग्जैक्टली तो वो फाउंडेशन नहीं बिल्कुल होता, भी नहीं है वो बट वो लेयर जो होता है वो आपकी स्किन के ऊपर आ आपने जाती अभी है। जैसे मेकअप में बीबी क्रीम्स आप यूज़
यूज़ करते हैं जस्ट फॉर फ्रेशनेस के लिए। बीबी ग्लो बेसिकली जो है वो क्या है, एक टिंट है जो आपकी स्किन के अंदर हम जो है वो एब्जॉर्ब करवाते हैं और वो लास्ट करता है 6 to 8 मंथ्स। लेकिन उसके लिए भी आपको 3 to 4 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। सेमी परमानेंट मेकअप जो है वो वन सिटिंग प्रोसेस नहीं है, आपको इसके 3 to 4 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रोसीजर के लिए, चाहे वो माइक्रो ब्लेडिंग है, चाहे बीबी ग्लो है, चाहे लिप टिंटिंग है। लिप टिंटिंग की अगर हम बात करें, जो आपके डार्क लिप्स होते हैं उसको आप थ्रू टिंट जो है वो डिफरेंट उसमें पिगमेंटेशन में उसमें लिपस्टिक्स आ जाती हैं, उसमें वो चीज़ें, लेकिन उससे पहले हम इसको कैमोफ्लेज करते हैं, आपकी डार्कनेस को ख़त्म करते हैं। डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए फिर हमारे पास लेज़र ऑप्शंस हैं, हम वो कर अच्छा, मुझे सकते एक हैं। दफ़ा डार्कनेस आप कैमोफ्लेज करते हैं या लेजर्स के ज़रिए उसको हटाने की कोशिश करते हैं, वो परमानेंट ही रिमूवल होता है डार्कनेस का, या डार्कनेस फिर आ जाएगी दोबारा? देखिए, किसी भी चीज़ का जो है वो लास्ट वो कर सकती है, लेकिन उसके साथ अगर आप मेडिसिन भी कोई यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी एहतियात है, प्रिकॉशंस है। इसी तरह से अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर्स जैसे अगर मेल्स की मैं बात करूं तो उनके बहुत ज़्यादा वो होते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप फीमेल्स में जो है वो लिपस्टिक्स ऐसी यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऐसी यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप उस चीज़ को जो है वो मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं करेंगे, तो वो आपकी दोबारा पिगमेंटेशन आ अच्छा, सकती है। मैंने अपने इर्द गिर्द कुछ ख़वातीन को बीबी ग्लो करवाए हुए देखा। वो शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो 1-2 महीने गुजरते हैं और वो जब ख़त्म होने वाला होता है, उनके अगले सेशन की बारी आने वाली होती है, तो बिलीव मी वो इतनी एक हॉरिबल सी उनकी सिचुएशन लग रही होती है। मुझे तो ऐसे लगता है गंद सा स्किन पर है और स्किन के को ब्लॉक किया होगा इस मेकअप ने, यानी वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होता जब उसका टाइम खत्म होने वाला होता है। नहीं, तो ऐसा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं बेसिकली? साइड इफ़ेक्ट्स परमानेंट मेकअप या सेमी परमानेंट के ऐसे नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम जो है कोई भी चीज़ आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली हम जो है आपकी स्किन को जो है वो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, आपकी स्किन उस चीज़ के लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो हम पेशेंट को ये बताते हैं, अगर एक पेशेंट है उसके फ्रैकल मेलास्मा है और वो आके कहते हैं कि जी मुझे बीबी ग्लो कर दें या मेरी ये फाउंडेशन अप्लाई कर दें और मेरी फ्रैकल्स ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम उनकी उस चीज़ को रूल आउट करेंगे, पहले हम उनका वो ट्रीटमेंट करेंगे। इसी तरह से किसी पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है, एक्टिव एक्नी है, तो हम उनको भी सजेस्ट नहीं करते, हम कोई भी ऐसा प्रोसीजर सजेस्ट नहीं करते जो आपको आगे जाके आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए। आप मेकअप क्यों करते हैं? अपनी चीज़ों को जो है वो कवर अप करने के लिए, आप अपनी खूबसूरत दिखने के पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, खूबसूरत नज़र आने के लिए। लेकिन अगर आप परमानेंट मेकअप में या सेमी परमानेंट मेकअप की बात करें और ऑलरेडी आपकी स्किन के ऊपर कुछ चीज़ें हुई हुई हैं, तो पहले हम वो ठीक करते हैं, उसके बाद हम मेकअप को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लेकिन आपके ये लिए देखें, ये मैं अगेन आई वुड रिपीट माय क्वेश्चन कि क्यों ऐसे होता है कि जब उस सेशन का वक्त ख़त्म होने वाला होता है, यानी कि एक जब आपने सेशन लिया और वो लास्ट करेगा फॉर अबाउट 1 मंथ, 1.5 और मे बी 2 मंथ्स, वो आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 मंथ्स उसकी होता क्या है कि वो अजीब सी एक लुक आ रही होती नहीं, है। ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब एक पेशेंट हमारे से प्रोसीजर करवा के जा रहा होता है तो हम उनको आफ्टर केयर बताते हैं। लाइक अगर मैं ग्लूटर ड्रिप्स की बात करूं या मैं मेकअप की ही बात करूं, तो उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने लेनी है। जैसे आप सन एक्सपोजर में जाते हैं तो आपने सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। इसी तरह से जो फीमेल्स करवा के जाती हैं उनको हम मॉइस्चराइज़र, सीरम्स, ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं कि आपने यूज़ करनी है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो कंट्रा इंडिकेटेड है, जो आपने ड्यूरिंग प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर्स नहीं करनी। पेशेंट जब उन सारी चीज़ों को फॉलो अप नहीं करता, तो जब उनका सेशन ख़त्म होने वाला होता है या उनकी सेकंड सेशन आता है, तो वो हमारे से ये क्वेश्चनिंग करते हैं कि फर्स्ट 10 डेज़ या 15 डेज़ हमारी स्किन बहुत अच्छी रही, सारी चीज़ें बहुत स्मूथ रही, उसके बाद ऐसा हो गया। होता क्या है कि वो आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि चले एक हमने सेशन ले लिया, अब इसने ऐसे ही रहना है। ऐसा नहीं हो सकता। तो यू हैव टू कीप गेटिंग द सेशंस, उसके अलावा वरना आपकी स्किन जो है वो इतनी फ्लॉलेस नहीं लगेगी। नहीं, उसमें भी ये होता है कि कुछ सेशंस ऐसे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि अगर उनकी स्किन को रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली उन्होंने सेशंस लेने हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं उनकी स्किन को जो है वो बहुत ज़्यादा सेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो वंस इन अ मंथ या 2 मंथ के बाद अपना रिटचअप ज़रूर ले। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे पास सवाल अभी भी बहुत ज़्यादा है। वंस आपने बीबी ग्लो करवा लिया, तो उसके बाद अगर आपने किसी, ऑब्वियसली वो तो एक बड़ा आम सा मेकअप, हल्का फुल्का सा मेकअप है ना, अब जब आपको किसी शादी वगैरह पे जाना पड़ा या अगर आपने किसी ऐसे ओकेजन पर जाना है जहाँ पर आपको थोड़ा सा हेवी मेकअप करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस मेकअप के ऊपर आप अपना मेकअप अप्लाई कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। इवन आप ये एक प्रोसीजर ट्रीटमेंट है जो आपकी फाइन लाइन्स, रिंकल्स को
या आपके पोर्स को मिनिमाइज कर रहा है, आपके कम्प्लेक्शन को इनहेंस कर रहा है, नथिंग एल्स। हाँ, इसमें हम जो चीज़ें कहते हैं कि आपने नहीं करनी, उसमें आपके ब्लीच पॉलिशर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो आपने यूज़ नहीं करने। आफ्टर इवन प्रोसीजर्स लेने के बाद भी 24 आवर्स के बाद आप मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी मेकअप आप करवाना चाहें, आप जैसे रूटीन केयर में आप वर्किंग लेडीज़ हैं या आप खुद भी घर में कर दिया, आप हल्का फुल्का मेकअप कर सकते हैं, लेकिन हर प्रोसीजर का एक डाउन टाइम है, वो डाउन टाइम गुजर जाए आप उसको कर सकते हैं, बिल्कुल कोई ठीक उसमें हो गया। इशू नहीं अच्छा, है। और क्विकली बता दें कि जो हम रेगुलर मेकअप कर रहे होते हैं उसके हमारे स्किन पर असरात और एक परमानेंट मेकअप उसके हमारे स्किन पर असरात, विच इज़ मोर कंटेजियस या विच इज़ मोर हार्मफुल, वो हम मोर में चले जाते हैं ना। साइड इफ़ेक्ट्स तो शायद दोनों के ही हों, लेकिन ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स किसके हैं? ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अगर उसके हम बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी चीज़ के कोई ऐसे जो है वो हो सकते हैं। जब तक हम हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट सही। नहीं करते तब तक वो चीज़ हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। जैसे अगर मेकअप की करें तो मेकअप पूरी दुनिया में मेल्स फीमेल्स दोनों करते हैं, कैरी करते हैं, लेकिन वो कैरी कैसे करते हैं, वो मेकअप प्रोडक्ट्स कौन सी यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको आपकी स्किन टाइप का पता होना चाहिए। अब तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको पता हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल है और ऑल द टाइम आपकी स्किन जो है वो मेकअप पे रहती है, तो डेफिनेटली वो आपकी जो है वो स्किन को, आपके पोर्स को क्लॉग कर रही होती है, तो उसकी वजह एग्जैक्टली। से आपकी स्किन डेड होती है। डेड होने की वजह से फिर लॉट्स ऑफ इश्यूज हो जाते हैं, उसमें एक्नी इशू हो जाता है, ओवर ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स फाइन लाइंस होती है। तो कोशिश करें कि अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और फिर आफ्टर केयर, अगर आपका हाँ, रेगुलर बेसिस पर मेकअप हो रहा है तो आपने बाद वाली एहतियात लाजमी करनी है, विच इंक्लूड्स ऑब्वियसली द फेशियल्स या बिल्कुल। क्लेंजिंग वगैरह आपने आप लाजमी आप करनी है। रात को इवन आप जब भी सोने से पहले अपना मेकअप अच्छी तरह से रिमूव करें, अच्छे टोनर्स, अच्छे सीरम्स यूज़ करें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी किसी भी चीज़ को, लाइक अगर मेकअप की बात करें तो उसके साइड और इफ़ेक्ट्स उसके को भी साइड कम, इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज कर हाँ, देती है। एक मिनिमाइज़ आखिरी कर सवाल देता है। क्विकली आपसे जवाब चाहूँगी, फिर मैंने ब्रेक पर जाना है। ये तो हो गए आर्टिफिशियल सब कुछ कि आप रेगुलर मेकअप करवा लें, परमानेंट मेकअप करवा लें, आप खूबसूरत दिखेंगे, पर वो एक अंदर से खूबसूरती नहीं होगी, एक सुपरफिशियल सी चीज़ होगी। आप लोगों को कोई सस्ता टिप देना चाहें कि ये चीज़ें अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, ये चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करें, एंड यू विल अल्टीमेटली लुक ब्यूटिफुल। ये आप नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो टिप्स क्या होंगी? उन टिप्स में सबसे पहले ये है कि आप पॉजिटिव रहें जितना रह सकते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहती कि इंसान हमेशा पॉजिटिव ही में जाता है, नेगेटिव उसको कभी वाइब्स नहीं आती, ये चीज़ें नहीं होती, ऐसा नहीं हो सकता। आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें। सेकंड टिप, आप नींद अपनी बेहतर करें। मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि हमारी लाइफ में मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो इन है। एग्जैक्टली। इवन हम रात को सोने से पहले लेट नाइट तक हम मोबाइल यूज़ करते हैं, उसको हमें कम करना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें, अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो डेली रूटीन में अपनी जो है वो यूज़ करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फ्लूइड इनटेक, पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से एंड ज़्यादा सेल्फ करें। केयर, जिसमें आपकी अच्छी खुराक, आपने अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, और अगर आपका अपने मेकअप आप से, रेगुलर बेसिस है पर है तो फिर हाँ, आफ्टर केयर, यानी आफ्टर कि केयर। लेकिन क्लेंजिंग वगैरह बहुत सबसे ज़रूरी अच्छी बात ये है जो हम हर पेशेंट को कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत बनाया है, बी कॉन्फिडेंट, आप खूबसूरत हैं, आप खूबसूरत रहेंगे, आप अपने आप से प्यार करें। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा हमारे साथ शो में मौजूद थी, और मैं एंड पे यही कहना चाहूँगी कि अपनी हिफाजत खुद करें, सेल्फ केयर और उसमें अच्छी खुराक, अच्छा लाइफस्टाइल, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज 1 अगस्त है और आज वालिदैन के एहतराम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जब हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो ज़िंदगी में के हर शोबे में कामयाब होने के लिए हर इंडिविजुअल को लाजमी तौर पर चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स का एहतराम करे। पेरेंट्स के साथ साथ असातिज़ा का एहतराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है ये आपको ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब कर सकता है। फिर दिल से रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आजकल अपनी सोसाइटी में देखें, इर्द गिर्द देखें, ये जो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ है। शायद इसकी एक रीज़न ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते, और ये गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का जो बेजा इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ है ये एक बैरियर क्रिएट कर रहा है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। जिससे पहला स्टेप तो ये है कि बच्चे, माँ बाप जो हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दें, और फिर बच्चे बड़े होकर इन रिटर्न
वैसे ही इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत जो है वो लौटाते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स बच्चों को उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे होते और बच्चे वो एक कमी महसूस कर रहे होते हैं अपने बचपन में, सो बड़े होकर होता क्या है कि वो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में इनकलकेट ही नहीं हुआ होता और वो डिक्लाइन की तरफ होता है। सो इसकी अहमियत क्या है ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब होने के लिए पेरेंट्स की रिस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इस पर डिस्कशन के लिए वी आर हैविंग इन आवर शो साइकोलॉजिस्ट मोफिया मलिक। मोफिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। तो सबसे पहले व्हाट आई फील कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बचपन से सुना ज़िंदगी में कामयाब होना, असातिज़ा की इज़्ज़त करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, लेकिन बच्चे अब माँ बाप की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। व्हाट आई फील पर्सनली, मैं अपनी थोड़े से ओपिनियन ऐड करूँगी, देन आई विल कम टुवर्ड्स यू, कि होता क्या है कि आजकल जब बच्चे पेरेंट्स के पास आते हैं तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को दूर दूर कर रहे होते हैं, इतने कम्युनिकेटिव नहीं होते, इतने टॉकेटिव नहीं होते, उनकी नीड्स की तरफ इतने अटेंटिव नहीं होते। सो बच्चों ने भी तो आपको कल को वही लौटाना है ना, तो ये एक रीज़न हो सकता है। बट व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द रीजंस कि हमारी सोसाइटी से वालिदैन का एहतराम ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। हम वेस्ट में देखते थे, अब पाकिस्तान में भी ओल्ड होम्स बहुत बन अच्छा, इसमें रोमा बहुत सारी रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न ये कि हम अपने बच्चों को ग्रो अप करना चाहते हैं कि जिस तरह से हमें हमारे पेरेंट्स ने किया था। हमें लगता है शायद हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी है, नो डाउट उन्होंने दी होगी, लेकिन हमें वक्त के साथ खुद को चेंज करना है। हम वक्त के साथ खुद को चेंज नहीं करना चाहते। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई बात समझानी थी, वो मेरे बचपन में मुझे डांटते थे, अगर वही काम मैं अपने बच्चे के साथ करूँगी तो वो कभी भी काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि वक्त चेंज हो चुका हुआ है, हमें वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, जो कि हम नहीं करते हैं। सेकेंड ये होता है कि हम बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते। जिस तरह से वर्किंग लेडीज़ हैं या पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपरली टाइम दे सकें, जिसकी वजह से बच्चे वो प्यार, वो अटेंशन घर से नहीं मिलता, बाहर चले जाते हैं। मतलब जहाँ से उन्हें वो अटेंशन, वो केयर मिलेगी, बच्चे उसी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अब यहाँ पे पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चों और पेरेंट्स का सबसे बेहतरीन ये वही है कि अल्लाह ताला ने भी इसके बारे में फरमाया है कि हम सबसे बेहतरीन परवरिश आपके घर से ही होती है। असातिज़ा सेकेंडरी हैं, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं। अब हमारे पेरेंट्स ही हमें क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे और बच्चे भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद 3 साल की एज तक वो घर में मतलब अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स रोल मॉडल है। अब हम जो उन्हें करेंगे, हम जो उन्हें सिखाएंगे, बच्चा वही तो जाके प्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे हमें सिखाने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे को एज अ रोल मॉडल क्या दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप बनता है वो यही बनता है कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चों पर प्यार निछावर करें, मोहब्बत उनको दें, उनसे बातचीत करें। जो कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन बैरियर्स वो नहीं होने चाहिए, गैप जो है वो खत्म होने चाहिए। सो पहला स्टेप यही है। फिर अल्टीमेटली वही आप इन रिटर्न आपको मिलेगा जो आपने दिया होगा। सो ये पहला स्टेप तो ये है। सो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अपने बच्चों को, हम लोग अपने बच्चों में ना अपने पेरेंट्स देखते हैं समहाउ। ये रिसर्च अभी रिसेंटली हुई है जिसमें हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जैसे देखा, जैसे हम कहते हैं कि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं उनके अंदर का एक बच्चा बाहर आ जाता है, तो बचपन और वो जो हमारा बुढ़ापा है वो दोनों एक जैसे ही हैं। अब हम जिस तरह से अपने बच्चों को करेंगे वही आपके साथ आपको इन रिटर्न मिलेगा। तो सब सेकंड चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वक्त चेंज हो चुका हुआ है, हमें भी थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। हम ये ना समझे जो इस तरह से। अच्छा, जब आप अपग्रेड एंड अपडेट की बात करिए, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हमें कैसे अपने आप को अपडेट करना है और क्यों करना है? अच्छा रोमा, देखें 90s के पेरेंट्स और अब के पेरेंट्स में फ़र्क है, ये आपको भी पता है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स ने जो हमें बचपन में चीज़ें सिखाई या जिस तरह से हमारा इन्वायरमेंट था, उस वक्त इतने गैजेट्स नहीं थे, लेकिन अब आप देखें सोशल मीडिया का कितना रोल है। तो अब यहाँ पे हमें समझना है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चों को फ़ोन ही नहीं देना, ठीक है, बच्चे को कहीं बाहर नहीं भेजना, कुछ भी नहीं करना, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें घर में करवाते थे हम वैसे ही करेंगे। ऐसा नहीं है। आप देखें इतनी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, हमारा सोशल मीडिया, हमारा टाइम चेंज हो चुका है, रेवोल्यूशन आ गई है, IT इतना अपडेट हो गई है हमारी, मतलब इतनी चीज़ें अपडेट हुई हैं। तो हमें थोड़ा सा करना है कि हम देखें, हम जैसे हमारे पुराने पेरेंट्स इंटरनेट को कुछ नहीं समझते, अब वही चीज़ हम आगे समझे तो ये चीज़ सही है ना। तो हमें थोड़ा सा मार्जिन देने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे टाइम अपडेट हो रहा है हम अपने थोड़े से थिंकिंग प्रोसेस को अपडेट करें। मैं चेंज करने को नहीं यहाँ पर एक चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, अपडेट रहना और खुद को अपग्रेड करना विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एडवांसमेंट, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं। बट व्हाट आई हैव फेल्ट पर्सनली,
हो क्या रहा है कि पहले वक्तों में जो बच्चे थे, मतलब जो पेरेंट्स थे, अब वो क्योंकि एक बुढ़ापे की तरफ हैं, एग्जैक्टली उनकी औलादें उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो आजकल के बच्चे हैं। हालांकि तब के पेरेंट्स इतनी फैसिलिटीज़ ना इतनी अवेलेबल थी पूरी दुनिया में और ना उनके वसाइल इतने ज़्यादा थे। एग्जैक्टली सो वो चीज़ें जो थी वो पता नहीं वो कहाँ से आई कि वो बच्चे ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करते हैं टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। अब अगर हम देखें सो आजकल के जो बच्चे हैं वो तो अभी से ही माँ बाप की कोई नसीहत, कोई बात सुनने के रवादार नहीं होते। जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो आते साथ अपनी बीवियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं और माओ से उनके स्टार्ट में ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्व। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि तब की औलादें इतनी रिस्पेक्ट करती थी और उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं देते थे उनके पेरेंट्स। वो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे। आजकल के पेरेंट्स लीनिएंट भी हैं, सब कुछ भी हैं, लेकिन औलादें इतनी मोहब्बत नहीं निछावर कर रही। सबसे बड़ी रीज़न है हमारी कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन उस वक्त आपको पता है कि हम लोग रात को घर में आके एक साथ खाना खा रहे हैं, ठीक है, नाश्ता एक साथ हो रहा है, एक टाइम है जहां हम बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं कि आज का सारा मेरा स्केड्यूल क्या था और मैंने किस तरह से अपनी चीज़ें की। लेकिन अब आप देखें हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है मैं अपने बाबा को या मामा को बता सकूँ, या मेरे बच्चे मुझे बता सके उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, और मैं बॉदर भी नहीं कर रही। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने अपडेट तो की है, लेकिन वही चीज़ है वहाँ हम ये चीज़ लैक कर गए कि मेरे ऊपर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना आपका काम है। आप जो बच्चे को ऐसा रोल मॉडल दिखाएंगे बच्चा वही एग्जीक्यूट करेगा। अब उसे आप बचपन में ही एंगर, एग्रेशन और लड़ाई झगड़े दिखा रहे हैं तो बच्चा बड़े होकर वही चीज़ें सीखेगा, बच्चा पॉजिटिविटी को इन्हांस नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कितना हम अपने घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखते हैं और बच्चों के साथ अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर रखते हैं। अब देखिए बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है, अब उसे स्नप करने की बजाय उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट द फ्लॉज ऑफ योर चाइल्ड और योर पेरेंट्स एज वेल। देखिए ना हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना पेरेंट्स परफेक्ट है ना बच्चे परफेक्ट हैं। हम सबको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर हम में कोई फ्लॉज हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। और सबसे बड़ी हमारी जनरेशन का जो पॉइंट है ना वो यही है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमारे अंदर फ्लो है तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, भाई मेरे अंदर क्वालिटीज़ भी तो हैं। भाई आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को ज़रूर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, लेकिन अपने वीकनेस जो पॉइंट है उनको भी तो बेहतर करना है। यहाँ पे ये चीज़ हम समझना नहीं चाहते। अच्छा, मैं आजकल के वक्त की अगर बात करूँ तो ये तो हमने मतलब थोड़ा सा कंपेयर कर लिया कि पहले के वक्त के बच्चे कैसे थे और अब के बच्चे कैसे हैं। एक और चीज़ जो मैं आजकल के पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि जब भी कोई बच्चा उनके पास आ रहा है वो बच्चे की नीड्स को इग्नोर कर रहे हैं, उनके साथ उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो इतने लीस्ट बॉदर्ड हैं। वो समझते हैं हमने स्कूल भेज दिया, हमने ट्यूशन भेज दिया, हमने सिपारे पर भेज दिया, वो सारा कुछ हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन बच्चे को वक्त पर खाना नहीं मिल रहा होता, अक्सर जो है माएँ डिले कर रही होती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों की एक्टिविटी क्या है, मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन, और इसके साथ साथ फिर एक किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार किया जा रहा है। अच्छा, जहाँ पर जो बच्चे ऐसे माहौल में परवरिश पा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इससे पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन का आपस का रिलेशनशिप है वो किस हद तक असरअंदाज होता है? फिर ऐसे बच्चे कल को जाकर कैसे जो है वो इंडिविजुअल साबित होंगे और कितनी मोहब्बत जो है वो अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं? अच्छा, इसमें आपने दो पर्सपेक्टिव्स की बात की है। सबसे पहला पर्सपेक्टिव अगर मैं कहूँ, आपने कहा कि वर्किंग है, ठीक है, हमने अपने बच्चों को केयर गिवर या छोड़ा हुआ है, हम उनकी सारी मटेरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं, बहुत सी माएँ काम शाम भी नहीं कर रही, वो घरेलू हैं, लेकिन वो फिर भी बच्चों की नीड्स की तरफ वो हमारे घरों में मॉर्निंग शोज चल रहे होते हैं, मतलब वो अपने बच्चों की, ठीक है दैट इज कंपलसरी, आप देखें आपकी इन्फॉर्मेशन इन्हांस होती है, लेकिन बच्चों को भी तो टाइम देना ना। हम वो क्वालिटी टाइम बच्चों को नहीं दे रहे। हमें लग रहा है हमने टैबलेट दिया, मोबाइल दे दिया है, या बच्चे को खाना रख दिया खा ले, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। और दूसरा पर्सपेक्टिव जो आपने कहा कि बच्चों में कंपैरिजन, अपने ही बहन भाइयों में जब कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है ना रुमा, दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, और आपकी पर्सनालिटी में इतना नार्सिसिज्म आना शुरू हो जाता है कि बड़े होके भी आपको पर्सनल एक ग्रज रहता है अपने बहन भाई से। हालांकि बहन भाई एक ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत रिस्पेक्टफुल और अफेक्शन और प्यार मोहब्बत का है, लेकिन जब हमने बचपन में ही उनमें कंपैरिजन डाल दिया, तुम्हारा वो बड़ी मेहनत करते हैं वो ज़्यादा नंबर ला रहा है, हमें उसको भी तो करना चाहिए। 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, सबका IQ लेवल इक्वल नहीं है। जो जिसकी कैपेबिलिटी है हमें उसको अप्रिशिएट
अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर हम अप्रिशिएट की बजाय बच्चों में कंपैरिजन डालें ना, तो वो बहन भाइयों में इतनी नफरत और ग्रजेस हो जाते हैं कि बड़े हो के हम लोग एक दूसरे से मिलना भी नहीं जाते जब हम प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं। तो ये भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों में प्यार मोहब्बत किस तरह से लगाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक ये चीज़ कि अगर हम चाहें कि माँ बाप और बच्चों का रिश्ता आपस में मजबूत हो, खूबसूरत हो, आज माँ बाप जो हैं वो बच्चों की नीड्स की तरफ बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं, बिल्कुल। फोकस्ड हैं, कंसर्न्ड हैं, कल को बच्चे भी वही मोहब्बत लौटाएं। बिल्कुल। सो हम इस रिश्ते को मजबूत कैसे कर सकते हैं? रिश्ते की मजबूती की बुनियाद रखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू एज सबसे पेरेंट्स? फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटी टाइम। ठीक है, आप बच्चों के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है अपने बच्चों की लिमिट्स ज़रूर सेट करें। देखिए, बच्चा है, हमें बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, फैमिली में पहला बच्चा है, दूसरा हमें बहुत प्यार है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस रखें। हम उन लिमिटेशंस को भूल जाते हैं, बच्चे को वहाँ पे हम खुद बिगाड़ते हैं कि बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसकी नीड नहीं भी है। अब ये पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, बच्चे की जो नीड है हम उसके अकॉर्डिंग बच्चे को हर चीज़ फ्रीली हैंड ना दें, क्योंकि बच्चे को जब अपनी लिमिट्स ही ना बताऊंगी, वो कभी भी जब मर्जी आपसे फिर कोई भी डिमांड कर सकता है और आप नहीं भी पूरा कर सकते, आप फिर भी कोशिश करेंगे आप पूरा करें। दूसरी चीज़ ये है, थर्ड पॉइंट ये है कि अपने घर में एक टाइम सेट करें कि आप लोग सब मिल के एक मील आपका लाजमी इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि जब हम साथ मिल के खाते हैं हमारी बहुत सी बात कम्युनिकेशन हो रही होती है। और चौथी चीज़ ये कि अपनी चीज़ें शेयर करें बच्चों के साथ। अगर आप लोग शेयर करेंगे ना, तो बच्चा भी शेयर करेगा कि मेरे स्कूल में क्या हुआ या मैं कहीं बाहर गया, मेरे साथ क्या हुआ। जब हम खुद ही अपनी कोई चीज़ शेयर नहीं करेंगे, बच्चा भी बॉदर नहीं करेगा कि पेरेंट्स को कोई मसला नहीं है मुझे बताने में, या मैं उनसे क्यों शेयर करूं जब उन्होंने मुझे हर चीज़ दे दी है तो मैं उसको गलत यूज़ कर रहा हूं या अच्छा। तो ये चीज़ हम लोग नहीं देखते। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक एंड बैलेंस। हम अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। देखिए, ट्रस्ट आपका है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों की जो वो एक टीन एज की एज है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम पीरियड है। उसमें पेरेंट्स को लाजमी बच्चों को एक ट्रस्ट देना चाहिए और दूसरा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। ये 5 से 6 चीज़ें हैं। अगर हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, तो हमें इन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और एक आखिरी सवाल पर मुझे ब्रेक पर जाना है, क्योंकि आज वालिदैन की रिस्पेक्ट का जो है बेसिकली इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक, जब बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो किसी भी बच्चे को कामयाब किस तरह से करती है? ये इसकी अहमियत क्या है रिस्पेक्ट करने की? बिल्कुल। अच्छा, देखिए, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के आइडियाज़ को, बच्चों के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें, और बच्चे भी रिस्पेक्ट करें कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो डिसीजन ले रहे हैं। देखिए, अब फॉर एग्जांपल एक कैरियर की बात है, अब पेरेंट्स वहाँ पे ना बोझे नहीं मेरे बच्चे ने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम बच्चे से पूछें कि वो क्या करना चाह रहा है, यानी दोनों की बातों में आपसी कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। यानी एंड ऑफ द कंक्लूजन यही बचता है कि कम्युनिकेशन हमारी बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी हमारे पेरेंट्स की अफेक्शन, क्वालिटी टाइम, बच्चे की नीड्स को फौरी तौर पर पूरा करना, जो जायज़ नीड्स हैं, ऑब्वियसली खाना, और बच्चे को बताना कपड़े, व्हाट इज राइट फॉर हिम और हर, व्हाट इज रॉन्ग फॉर हिम और हर। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपने पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स भी अपने फ्लोज को हम एक्सेप्ट करें और बच्चे को भी ये चीज सिखाएं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी कि अपनी औलाद को पहले खुद रिस्पेक्ट दें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो बड़े होकर रिटर्न भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। मोहब्बत भी देंगे, अफेक्शन भी देंगे, केयर भी देंगे, टाइम भी देंगे, और अबव ऑल आपको इज्जत भी देंगे। सो सबसे पहले अपने बच्चों की खुद इज्जत करें, और जो वालिदैन अपने बच्चों की खुद इज्जत करते हैं ना, वो फिर होता क्या है कि इर्द गिर्द के लोग भी आपके बच्चे की इज्जत करेंगे। सो इज्जत वाला जो एलिमेंट है, और दूसरों के सामने अपने बच्चों का मजाक नहीं उड़ाएं प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये चीज़ कर जाते हैं हंसी हंसी में, बच्चे को मेरा बच्चा तो ये करता है, वो बच्चा उस वक्त फील कर रहा होता है। आपके बच्चे की कोई गलती है, उसको अकेले में समझाएं। वो शायद आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर वो कहीं ना कहीं उसके वो चीजें रह जाएंगी। थैंक यू सो मच मौफिया मलिक हमारे साथ शो में मौजूद थी। वंस अगेन आई वुड रिपीट कि अपने बच्चों की खुद रिस्पेक्ट करें, ताकि दूसरे भी आपके बच्चों की रिस्पेक्ट करें, और फिर लेटर लाइफ में जब बच्चे बड़े होंगे सो वो भी आपको मोहब्बत, प्यार, वक्त, इज्जत सब कुछ जो है वो लौटा सकें। विद दिस मैसेज अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।